So remember that in today's class, we means I'm going to deliver a lecture on literary schools and movements. Literary schools और movements को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि विक्टोरियन एज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट आया हुआ है, उस मूवमेंट का नाम था नॉटी 19 एंड समटाइम्स यू फाइंड नॉटी 90। So you find what naughty 19. So when you go with this movement, NAUGHTY, naughty 19, NINETEEN, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि अगर कभी भी ये शब्द आता है कि नाटी 19 यह मूवमेंट किस एज में आया, तो यह मूवमेंट विक्टोरियन एज में आया है। बहुत सिंपल सा, कोई फिलोसफिकल बात नहीं करनी है, आपको इंफॉर्मेशन देना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच मूवमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नाटी 19। हम जिस मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वह कौन सा मूवमेंट है, नाटी 19। मैं एक बार जो आपको शेयर कर दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, और उस पर मैं लिख दे रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाटी, NAUGHTY, naughty 19, NINETEEN, naughty 19। हम लोग जिस मूवमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं पहला, वह कौन सा मूवमेंट है, नॉटी 19 है। रिमेंबर दैट कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि नाटी 19 जो मूवमेंट है यह किस एज में आया है, विक्टोरियन एज में आया है। विक्टोरियन एज के किस दशक में आया है, लास्ट दशक के आसपास। आप कह सकते हैं कि जो आपका जमाना रहा होगा 1925 क्यों मैं कह रहा हूँ, आप ये समझिए कि 1837 में विक्टोरियन एज आया था, 1901 में विक्टोरियन एज कंप्लीट होता है। तो 1875 के बाद जो लास्ट क्वार्टर था विक्टोरियन एज का, और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट डिकेड, वहां के आसपास आप इसको देखते हैं कि ये मूवमेंट आता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है कि आखिर इस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस पर बात की जानी चाहिए, क्यों हमें इस पर समय देना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें रियलिज्म को ज्यादा महत्व दिया गया। किसको, रियलिज्म। रियलिज्म क्या होता है, ट्रूथ और एंड रियलिटी। जो चीजें हम देख रहे हैं उसी चीज का डिस्क्रिप्शन किया जाए, ट्रूथ एंड रियलिटी को लेकर बहुत ज्यादा बात की जाती है। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ब्रॉड वे में देखा जाएगा, तो ब्रॉड वे में यह जो मूवमेंट था 1850 से 1870 के बीच में, इस पे काफी ज्यादा चीजें हुई। बाद में 1875 में भी यह लीड करता है, लेकिन इसका जो टाइम था, एग्जैक्ट अगर टाइम की आप बात करेंगे, तो 1850 से लेकर 1870 के बीच में इस मूवमेंट में काफी बातें होती है। उसके बाद हम इसका फुटप्रिंट पाते हैं, 1870 के बाद इसका असर भी देखने को मिलता है। इस मूवमेंट के दो बड़े राइटर रहे, इस मूवमेंट के दो बड़े राइटर रहे। कौन से दो बड़े राइटर थे, एक राइटर का नाम मैथ्यू अर्नोल्ड रहा है और एक राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड आपके यहाँ पीजीटी में है। मैथ्यू अर्नोल्ड वैसे भी टीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके जो कोटेशंस है, पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड की जितनी एलिजीज है, चाहे वो थायरिसिस हो, स्कॉलर जिप्सी हो, और उनका जो एलिजाइक पोयम है डोवर बीच हो, टू मार्गुरीट हो, या उनकी पोयम मेमोरियल वर्सेस हो जिसमें उन्होंने गेटे को, बायरन को, वर्ड्सवर्थ को लेकर के बात कही हुई है। तो एक जो इम्पोर्टेंट राइटर इस मूवमेंट से जुड़े थे, उनका क्या नाम था, मैथ्यू अर्नोल्ड था। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है पिस्सिमिस्टिक पोएट, उनकी पोयम में जो है नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, एंड यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड एलिजाइक नोट, एलिजाइक नोट। So what I want to say, what I want to tell you, whenever you talk about 1990, जब आप 1919 के बारे में, या आई सेड कि समवेयर यू फाइंड 1990, अगर आप उनके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मूवमेंट कब आया, कब से कब तक रहा, उस मूवमेंट को लाने वाले आदमी का क्या नाम रहा, मूवमेंट का मतलब बड़ी हस्तियां उनमें से कौन सी रही। तो यह मूवमेंट विक्टोरियन एज में आता है, 1850 से 1870 के बीच में फलता फूलता है, लेकिन 70 के बाद हमें इसके फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं, इसकी निशानियां हमें 70 के बाद देखने को मिलती है।
और इस मूवमेंट को बढ़ाने में या इस मूवमेंट को आगे ले जाने में जो नाम रहा है वह नाम कौन सा रहा? मैथ्यू अर्नोल्ड का। चूंकि उन्होंने विक्टोरियन एज में जो भी चीजें देखा उसको उन्होंने ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी बात की। तो इस मूवमेंट की खासियत क्या थी? ट्रूथ एंड रियलिटी, इन दो चीजों को लेकर के बात की गई। इमेजिनेटिव वर्ल्ड का सहारा नहीं लिया गया था, ट्रूथ एंड रियलिटी को लेकर के। अब उसके बाद एक और नाम जैसे मैंने आपको बताया कि वह कौन सा नाम है? ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड नॉवलिस्ट है, उनका एक नावल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वो भी जो है इस मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे या उन्होंने काम किया और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो दूसरा नाम क्या है? ऑस्कर वाइल्ड। मैं फिर से आपको जो है शेयर कर दे रहा हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही होगी व्हाइट बोर्ड पर मैं नाम लिख दे रहा हूं। पहले आदमी का जो नाम मैंने लिखा था वो कौन से थे? मैथ्यू अर्नोल्ड, MATT, एंड यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड की MATTHEW, मैथ्यू अर्नोल्ड, AR, दिस इज ARNOLD, मैथ्यू अर्नोल्ड, यू फाइंड आर। तो जो पहला राइटर थे उनका नाम था मैथ्यू अर्नोल्ड, दूसरा राइटर है ऑस्कर वाइल्ड, WILD। ऑस्कर वाइल्ड का जो नावल है उस नावल का नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इनकी नावल का नाम है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, द पिक्चर ऑफ डोरियन, OF डोरियन, DORIAN, डोरियन ग्रे, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। यू कैन जस्ट सी दिस की मैथ्यू अर्नोल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड का नावल है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। यहाँ पर इस मूवमेंट को लेकर के काफी ज्यादा बात हुई है। अब दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या था? मैंने बताया कि इस मूवमेंट में एक चीज रहा है, वह कौन सा था? कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, समाज में और जीवन में जो हकीकत की जो चीजें, जो ट्रूथ और जो रियलिटी की जो चीजें घटित हो रही है उसको लेकर के बात करना था। और यह जो मूवमेंट था अगर देखा जाएगा तो किसके खिलाफ था? एस्थेटिक मूवमेंट के खिलाफ था। एक चीज मैं आप फिर से जो है मैं बता रहा हूं, यह जो मूवमेंट था किसके खिलाफ था? एस्थेटिसिज्म के खिलाफ था। एस्थेटिसिज्म भी पूछा जा चुका है। एस्थेटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो इस पर विश्वास करता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, नॉट आर्ट फॉर लाइफ सेक। दो स्लोगन ध्यान में रखिएगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक, कला कला के लिए। कला कला का मतलब ये होता है कि जो लिटरेचर है उस लिटरेचर में केवल और केवल क्या आपको ढूंढना है? यू हैव ओनली ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिसिज्म का मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, कि हमें केवल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी पाना है, नथिंग एल्स एट ऑल। तो बहुत क्लियर वे में, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ या मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जो यह मूवमेंट है इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ट्रूथ एंड रियलिटी, ट्रूथ एंड रियलिटी इन लाइफ इन सोसाइटी। दो बड़ा नाम, मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑस्कर वाइल्ड। यह मूवमेंट किसके खिलाफ आया है? एस्थेटिसिज्म के खिलाफ आया है। एस्थेटिसिज्म क्या था? एस्थेटिसिज्म एक ऐसा मूवमेंट था जो आर्ट फॉर आर्ट से की बात करता है। आर्ट में, लिटरेचर में, पेंटिंग में केवल वह ब्यूटी देखता है, हार्श रियलिटी नहीं देखता। वह लोगों के दुख को, लोगों के गम को, जो और रियलिटीज ऑफ लाइफ है उसके लिए वहां पे कोई जगह नहीं होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, यू कैन जस्ट गो विद दीज पॉइंट की इसका मतलब यह जो मूवमेंट था यह मूवमेंट किसके खिलाफ आया? एस्थेटिसिज्म के खिलाफ आया। एस्थेटिसिज्म में क्या होता था? एस्थेटिसिज्म में ट्रूथ और रियलिटी को जगह नहीं दी जाती है। ट्रूथ और रियलिटी को कहाँ पे जगह दी गई है? 1990 जो मूवमेंट है उसके राइटर्स ने। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोयम में रियलिटी आपको नजर आएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि विक्टोरियन एज बड़ा अच्छा है। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया वो उन्होंने प्रेजेंट किया। यही सेम चीज हम किसकी नावल में देखते हैं? जो आपका चार्ल्स डिकेंस की नावल है वहां पर भी ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो मूवमेंट है इसका स्लोगन क्या होगा? आर्ट फॉर लाइफ सेक।
जो आर्ट है, जो पोइट्री है, जो पेंटिंग है, जो ड्रामा है, उसमें जीवन का चित्रण होना चाहिए। जीवन जैसे नजर आ रहा है, समाज में जो घटित हो रहा है, उन घटनाओं को वैसे हमें दर्ज करना चाहिए। मैंने एक आपको बात बताई, इसके बाद आपको क्या करता है, फुट प्रिंट मिलता है, इसकी निशानियां मिलती है। इसकी निशानियों के रूप में यू कैन जस्ट सी द वर्क ऑफ हेनरिक इब्सन का डार्क हाउस, जहाँ पे रियलिटी को लेके बात की गई है। यू कैन जस्ट सी द वर्क ऑफ जीबी शाह, चाहे वह कैंडिडा हो, सेंट जोन हो, या आपका दूसरा प्ले एक उनका आया था आर्म्स एंड द मैन हो, मिसेस वारेंस प्रोफेशन हो, वट एवर द प्ले ऑफ दैट मैन यू टेक, यू फाइंड कि वहां पर भी ट्रूथ और रियलिटी को लेकर के बात की गई, इसीलिए उसको प्रॉब्लम प्ले कहा गया। तो वह चीज अचानक नहीं आया। जो हम वी फाइंड इन द वर्क्स ऑफ जीबी शाह, इन द वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, इन द वर्क्स ऑफ हेनरी किप्सन, या जो भी प्रॉब्लम प्ले के राइटर्स थे, अचानक उन्होंने नहीं शुरू कर दिया, बल्कि यह एक मूवमेंट की शक्ल लेता है। और यह मूवमेंट क्या है, 1990। तो मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं और आगे बढ़ूं, गेटिंग योर परमिशन। जी सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके नो ओके। सर। ना उसके बाद विक्टोरियन सर एज में एक बहुत, जी सर एक चीज बता दीजिए सर, जो आपने दूसरा स्लोगन बोला है, आर्ट फॉर लाइफ सेक, सर ये किस 1990s के लिए रहेगा? ये 1990s के लिए रहेगा। और और जो सर जो आर्ट 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 फॉर फॉर, आर्ट सेक है वो एस्थेटिसिज्म के लिए? वो एस्थेटिसिज्म के लिए रहेगा। आर्ट फॉर आर्ट ओके सेक सर। में केवल ब्यूटी देखी जाती है, आर्ट फॉर लाइफ सेक में ट्रूथ और रियलिटी देखी जाती है। उसके बाद उसी विक्टोरियन एज में एक और दूसरा महत्वपूर्ण मूवमेंट आता है। उस मूवमेंट का नाम है प्री रैफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री। आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट का क्या नाम है, प्री रैफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री। मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बाद उस पर मैं लिख दे रहा हूँ कि मैं किस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक दिमाग में इमेज आपके बन जाएगा। दैट इज व्हाट sharing whiteboard, you will come to know कि we are talking about pre-Raphaelite, स्क्रीन उल्टी आ रही। RAPHAELIT, pre-Raphaelite स्कूल ऑफ पोइट्री। ये भी विक्टोरियन एज में आया। ये जो मूवमेंट आता है स्क्रीन उल्टी आ रही है 1848, सर। एक्चुअली में स्क्रीन को मैंने इस तरह से शेयर ही किया, आपको उल्टी नजर आएगी कुछ। राइट। अब आ रही है सही? मोबाइल अपना घुमा लो ना यार। सही है सर स्क्रीन। तो यू विल कम टू नो कि एक प्री रैफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री को हम लोग बात कर रहे हैं। ये विक्टोरियन एज में आया है और इसके बारे में अगर आप देखेंगे 1848 में रहा है। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे केवल जो इसको जो वर्ड है वो आप समझ लीजिए। प्री मीन्स पहले। रफेल एक पेंटर का नाम है। रफेल जो पेंटर थे वो इटालियन रिनेशा पेंटर थे 14 सेंचुरी के। तो रफेल से पहले पेंटिंग में जो तरीका था, उस तरीके को पोइट्री में एडॉप्ट किया गया। विक्टोरियन एज के कुछ पोएट्स ने एडॉप्ट किया। जिन पोएट्स ने इसको एडॉप्ट किया है उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, प्री रैफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री। एंड रिमेंबर दैट कि यह जो प्री रैफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री रही है, इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखा गया या जो बातें की गई है, वह चीज ये रहा कि पिक्टोरियल इमेज जो वहां पे लाया गया, वो कौन सी बात रही है, पिक्टोरियल इमेज। हियर आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने जिस जिस चीज को रखा है वह कौन सा रहा है कि प्री रफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री में रफेल से पहले की जो पेंटिंग की स्टाइल थी वो पोइट्री में लाया गया। और वह स्टाइल क्या थी, वह स्टाइल थी पिक्टोरियल इमेज। एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वह स्टाइल क्या थी, पिक्टोरियल इमेज।
एक पॉइंट। पिक्टोरियल इमेज के अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो इस एज में या इस इसमें रहा था, कि पेंटिंग का जो भी तरीका था उन सारी चीजों को लाया गया जो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उनकी जो पोयम्स है, पोयम्स आर पेंटिंग्स इन वर्ड्स। एक तो एक नंबर 1 पॉइंट कर लीजिएगा, नंबर 2 पॉइंट की पोयम्स आर पेंटिंग इन वर्ड्स। पोयम्स आर पेंटिंग्स इन वर्ड्स, ऐसा लगता है कि शब्दों की उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। मतलब जो भी पोयम्स तो जो लिखा जाएगा वो वर्ड्स में लिखा जाएगा, लेकिन उन्होंने वर्ड पिक्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था। तो उनकी, और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा स्लोगन जो होगा वह क्या होगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक, नॉट आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इनका जो स्लोगन था वह कौन सा स्लोगन होगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एस्थेटिक मूवमेंट से प्रभावित थे। ये जो लोग थे किस मूवमेंट से प्रभावित रहे हैं, एस्थेटिक मूवमेंट से। तो एक चीज ये भी हमें ध्यान में रखना है, वह कौन सा चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो स्लोगन होगा वो कौन सा स्लोगन होगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक। तीसरा पॉइंट, आर्ट फॉर आर्ट सेक, ARTS, आर्ट सेक। ये तीसरा पॉइंट रहा जो इस स्कूल की खासियत रही या इस स्कूल में आपको देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट ये रहा है कि इस स्कूल के लोगों ने जो थीम लिया हुआ है वह मिडिल एजेस से लिया हुआ। उनका जो थीम है किस एज से रहा, वह मिडिल एजेस से। मिडिल एजेस से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नाइट की बात करना, विचेस की बात करना, इंचेंट्रेस की बात करना, पेरीज की बात करना, तो मिडिल एजेस से उन्होंने थीम को लिया हुआ है। तो मैंने कितने पॉइंट बताए, मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि यह मूवमेंट विक्टोरियन एज में आता है। कब आता है, 1848 में आता है। यह मूवमेंट किससे प्रभावित रहा है, एस्थेटिसिज्म जो मूवमेंट है उससे प्रभावित रहा है। इस मूवमेंट का जो नाम है प्री रफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री, और यह जो प्री रफेलिट रहा है यह रफेल से पहले, रफेल एक पेंटर का नाम है और रफेल जो थे वो इटालियन पेंटर थे। उस पेंटर से पहले जो पेंटिंग में जो स्टाइल यूज की गई थी उसी स्टाइल को यहाँ पर रखा गया है। तो कौन सी स्टाइल थी, वह जो स्टाइल थी पिक्टोरियल इमेज की स्टाइल थी। और इसी वजह से देखा जाता है कि उनकी जो पेंटिंग, उनकी जो पोयम्स है, उनकी पोयम, देयर पोयम्स आर पेंटिंग इन वर्ड्स, दीज थिंग्स यू फाइंड। और यहाँ पे आपको एक स्लोगन मिलेगा, वह कौन सा स्लोगन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, नॉट आर्ट फॉर लाइफ सेक। दूसरा चीज जो है उनका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, मिडिल एजेस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मिडिल एजेस से। थीम वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह, और कैसे इन्होंने जो है इंचेंट्रेस के बारे में बात किया है, फेरीज के बारे में बात किया है, नाइट्स के बारे में बात किया है। इन सब लोगों को लेकर के इन्होंने बात किया हुआ है। तीसरा चीज जो आपको समझना है कि इन्होंने, ऐसा लगता है कि खुद जो है काफी हद तक मैजिकल चार्म एंड ब्यूटी का यूज किया है। काफी मैजिकल चार्म, मैंने आपको बताया ना, जब मिडिल एजेस का कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें इस तरह की चार्म और ब्यूटी की बातें वहां पर होगी। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मैजिकल चार्म और ब्यूटी को भी लेकर के काफी ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट रहा है। एक जो क्वेश्चन और पूछा गया है इसी से रिलेटेड है कि इस स्कूल ऑफ पोइट्री को क्या कहा जाता है, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री। और यह जो नाम दिया है रॉबर्ट बुचनन ने दिया। ये कई बार पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, टीजीटी में भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। और क्या करके आपको नोट करके लिखना है कि एक जो राइटर या क्रिटिक आप कह सकते हैं, उन्होंने इस स्कूल ऑफ पोइट्री को क्या कहा है, उन्होंने इस स्कूल ऑफ पोइट्री को फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा है। और आप देखेंगे उनका नाम क्या है, रॉबर्ट बुचनन है। उनका नाम रॉबर्ट बुचनन। तो यहाँ पे नोट करके आपको लिखना है NOTE, नोट करके, रॉबर्ट बुचनन, BUCHNAN, रॉबर्ट बुचनन called it फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्लैशी, FLESHY, फ्लैशी स्कूल
ऑफ पोइट्री। रॉबर्ट बुचनन ने इस स्कूल ऑफ पोइट्री को क्या कहा है? फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री। ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि हमें इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इसमें जो आप जो इसके राइटर्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जिसमें से कई बार मैंने नाम लिया था, डीजी रॉसेटी है, एसी स्विनबर्न है, क्रिस्टीना रॉसेटी है, जॉन इवरिट मिलायस है, विलियम मॉरिस है। ये सारे के सारे लोग रहे। मैं इन सब का नाम आपको लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स इस स्कूल ऑफ पोइट्री से जुड़े हैं, लेकिन कुछ नाम मैंने कई बार लिया है और मुझे लगता है कि वो सब रटा हुआ होगा। तो जो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से डीजी रॉसेटी, दैसे गैब्रियल रॉसेटी थे, जॉन इवरिट मिलायस थे, विलियम हॉलमैन हंट है। जस्ट राइटिंग देयर नेम्स, you can just note down. Yeah, you will come to know कि जो इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट राइटर्स में एक नाम जो है किसका है? एक नाम आपका डीजी रॉसेटी, डी जी रॉसेटी, ROSSETTI। जो डीजी रॉसेटी है, दांते गैब्रियल रॉसेटी, और एक नाम एसी स्विनबर्न, एसी स्विनबर्न, स्विनबर्न, BURNE। दूसरा नाम है आपका क्रिस्टीना रॉसेटी। ये सब क्योंकि काफी फेमस है, क्रिस्टीना रॉसेटी, ROSSETTI। एक और नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉलमैन हंट, विलियम हॉलमैन हंट, विलियम विलियम हॉलमैन हंट, HUNT। ये चार नाम आपको ध्यान में रखना है। डीजी रॉसेटी, ROSSETTI, एसी स्विनबर्न, A.C. SWINBURNE। थर्ड नेम है क्रिस्टीना रॉसेटी, CHRISTINA, क्रिस्टीना रॉसेटी, ROSSETTI। विलियम हॉलमैन हंट। ये चार नाम, और इसके अलावा भी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ये सब इसी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही जरूरी है जानना हम लोगों को। इफ यू नोट डाउन इट, लेट मी नो। Yes. हो गया सर। ओके, ना वो जो और राइटर हैं उनमें से एक राइटर है जिनका नाम है जॉन इवरेट मिलायस। द थर्ड फोर्थ, आई थिंक कि फोर्थ राइटर हुआ था, फिफ्थ राइटर, फिफ्थ। या जॉन, उसके बाद उनका नाम है इवरिट मिलायस, EVERETT मिलायस। दिस इज MILL। MILLIAS, this is, and the sixth writer is William Morris का have you written? No, No. sir. नो सर। Okay. William Morris, MORRIS, William Morris। ये छठे राइटर। These are the six writers जो इस स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। बहुत जरूरी था ये आपको समझना या जानना जो है, तो इनको जो है हम लोग बात कर रहे हैं। विलियम, जॉन इवरिट मिलायस, विलियम मॉरिस। Yeah, just erasing. So in this way, you will come to know, but in this way,
you will come to know कि what I have shared with you, I just told you कि how you can understand these things, कि क्या क्या चीजें रही। मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म मूवमेंट रहा है वो आपका क्या था, प्री राफेलिट स्कूल ऑफ पोइट्री रहा है। इसके जो सबसे बड़े राइटरों में शुमार किए जाते हैं उसमें डीजी रॉसेटी है, क्रिस्टीना रॉसेटी है, एसी स्विनबर्न है, विलियम मॉरिस है। दो नाम और मैंने विलियम हॉलमैन हंट का मैंने नाम लिखवाया था, एक नाम जॉन इवरिट मिलर्स का। ये 1848 में आता है और ये जो है मूवमेंट किसके खिलाफ था, जो रियलिज्म था, जो विक्टोरियन एज का ट्रूथ और रियलिटी थी, उससे अलग हट करके ये लोग जो है विलियम वर्ड्सवर्थ उनके स्कूल वहां से प्रभावित थे, शेक्सपियर का या एलिजाबेथन पोइट्री एडमंड स्पेंसर से प्रभावित थे, मिडिल एज से खास करके प्रभावित थी। इसीलिए इन्होंने जो थीम लिया है मिडिल एज का लिया हुआ है और रफे से पहले की जो पेंटिंग में जो स्टाइल यूज की गई इसको उन्होंने लिया हुआ है और उन सब चीजों को लेकर के इन्होंने बात किया है। और इस मूवमेंट का जो खासियत रही है पिक्टोरियल इमेज और जो पोइट्री रही, वर्ड पिक्चर रहा है, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री रही है। जब वो किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट करते थे ऐसा लगता था बिल्कुल जीवंत है, ऐसा लगता था समथिंग उसमें हीवनली टच है, उसमें एक ऐसा ब्यूटी है जिसे हम कह सकते हैं कि यू कैन जस्ट से कि सेलेस्टियल ब्यूटी ऐसा उसमें नजर आता था। इस तरह का प्रेजेंटेशन उसमें था, बिल्कुल ऐसा लगता था कि जीवित है वो कैरेक्टर। इन दिस वे दैट थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड। और इनका जो कॉन्सेप्ट था वह कौन सा कॉन्सेप्ट था कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, नॉट आर्ट फॉर लाइफ सेक। ये चीज हमें ध्यान में रखना। और इस स्कूल ऑफ पोइट्री को फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, रॉबर्ट बुचनन के द्वारा कहा गया। एक और स्कूल आता है जिसका नाम है द लास्ट जनरेशन। कई बार पूछा जा चुका है द लास्ट जनरेशन, अभी मैंने लिटरेरी टर्म में भी जिक्र किया था। जो द लास्ट जनरेशन है, इस फ्रेज का जो यूज किया गया है गर्ट्रूड स्टेन द्वारा किया गया है। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि इस फ्रेज का यूज किसने किया है, गर्ट्रूड स्टेन ने। दूसरा चीज कि यह जो आपका वो एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और क्रिटिक रही है, और यह जो लास्ट जनरेशन है किसके लिए यूज किया गया है, LOST लॉस्ट, GENERATION, यह जो यूज किया गया है यह अमेरिकन नॉवलिस्ट को लेकर के यूज किया गया है। यह ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट थे जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश नॉवलिस्ट भी थे और उसमें 3 नॉवलिस्ट शामिल किए गए, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर और स्कॉट फिट्जजेराल्ड। कौन कौन से लोग हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड स्कॉट फिट्जजेराल्ड। मैं फिर से स्क्रीन को शेयर करके आपको मैं वो पॉइंट नोट करा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी तरह से नोट करने में। यू विल कम टू नो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ पोइट्री है जिसका नाम, नॉट स्कूल ऑफ पोइट्री, एक आप कह सकते हैं मूवमेंट है जिसका नाम है द लास्ट जनरेशन। एक मूवमेंट है जिसका नाम है द लास्ट जनरेशन। ये जो मूवमेंट है द लॉस्ट जनरेशन, इस मूवमेंट में अगर आप देखेंगे कि इस फ्रेज को किसने क्वाइन किया हुआ, सबसे पहला पॉइंट कि इट वाज क्वाइंड बाय गर्ट्रूड स्टेन। इट वाज क्वाइंड, COINED, इट वाज क्वाइंड बाय गर्ट्रूड, GERTRUD, गर्ट्रूड स्टेन, STEIN। इसको जो क्वाइन करने वाले आदमी है मतलब जो वो थी राइटर थी, अमेरिकन नॉवलिस्ट और क्रिटिक थी, उनका नाम क्या था, गर्ट्रूड स्टेन था। और ये किसके किसके लिए यूज किया गया है, एक नॉवलिस्ट के लिए जिसमें जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे, किसके लिए यूज किया गया है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिए यूज किया गया है। दूसरा चीज और किसके लिए यूज किया गया है, सेकेंड यू विल कम टू नो, विलियम फॉकनर के लिए यूज किया गया है। FAULKNER, this is the spelling FAULKNER, विलियम फॉकनर
एंड थर्ड इज स्कॉट फिट्जजेराल्ड। स्कॉट फिट्जजेराल्ड। इन 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 राइटरों के जाने पर जो है गर्ट्रूड स्टेन को जो एक कहा जाए कि उनका ये कहना था कि एक युग का अंत हुआ है। ये लास्ट जनरेशन के लोग थे जो लगभग एक जैसा, एक समय में एक जैसी थीम, एक जैसे सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जो आर्ट को, कल्चर को और जो समाज की रियलिटी थी उस हकीकत से उन्होंने हमें रूबरू कराया था। तो इस पार्टिकुलर चीज को लेकर के उन्होंने किया। तो लास्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टेन के द्वारा यूज किया गया एक फ्रेज है जो नॉवलिस्ट के लिए है, और इनके ग्रुप में अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉक्सनर और स्कॉट फिट्जजेराल्ड ये लोग आते हैं, जिसमें मैंने बताया द लास्ट जनरेशन इट वाज फाइंड बाय गर्ट्रूड स्टेन। फाइन और ये किसके किसके लिए फाइन किया गया है? नॉवलिस्ट के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, और उधर दो आपको बताया गया विलियम फॉक्सनर एंड स्कॉट फिट्जजेराल्ड। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि ये आपका थर्ड स्कूल रहा, ये थर्ड इंपॉर्टेंट स्कूल रहा जिस पर आपको समझना है या जिस पर आपको ध्यान देना है। इसी तरह से विक्टोरियन एज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल आया था जिस पर मैंने कई बार बात किया है, थोड़ा बहुत बात हुई है या हो सकता है कुछ आपको याद भी हो। वह क्या था? द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट करके। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट करके एक स्कूल आता है, वह भी एक स्कूल या एक मूवमेंट कह सकते हैं। वह जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वह पोइट्री के फील्ड का नहीं था, आप कह सकते हैं प्रोज का था या रिलीजियस मूवमेंट था। और जो रोमन कैथोलिक था उसको जो है इस्टेब्लिश करने की बात चल रही थी, यह वहां पे आता। और इसी मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा गया है। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को एक और नाम दिया गया है, वह कौन सा नाम है? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। तो यह मूवमेंट क्या था, इसकी क्या खासियत थी, कौन कौन से लोग इसमें आए थे, इस मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, यही सारे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर के हमें बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना, यह कैसा मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट था। इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट? इट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट। यह जो मूवमेंट रहा है कैसा मूवमेंट रहा है? रिलीजियस मूवमेंट रहा है, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि इसमें जो है एक जिसको लेके बात छिड़ी और या जो आउटकम उसका था कि इसमें कंट्रोवर्सी ऑफ आइडियाज था एंड लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग्स डिफरेंट क्रिश्चियन सेक्ट्स। जो तमाम क्रिश्चियन सेक्ट थे कि प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, उनके बीच में आपस में बहुत सारा वाद विवाद था चर्च को लेकर कि चर्च का क्या रोल है, क्या रियली में बिशप का, चर्चमैन का कोई रोल है या नहीं, इसको लेकर के तमाम बातें होती है। तो उसको लेकर के यहाँ पे था। और जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही था कि टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ द चर्च। चर्च की इम्पोर्टेंस को दोबारा या उसकी डिग्निटी को दोबारा री इस्टेब्लिश किया जाए। चर्च की डिग्निटी को, उसके रोल को, उसके इम्पोर्टेंस को दोबारा किया जाए या दोबारा स्थापित किया जाए। दूसरा चीज जो है, जो एक विक्टोरियन एज जैसा मैंने बताया था कि इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। खास करके चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के आने के बाद जो रिलीजियस बिलीफ था वह बिल्कुल हिल गया था। जो रिलीजियस पिलर था उसको हिला दिया गया था। तो इसके बाद जो है क्या हुआ था कि ये हुआ कि टू डिफेंड रिलीजन, कि हमें रिलीजन की या क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसकी हिफाजत करनी है अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज। जो तमाम तरह की साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है उसके माध्यम से जो विक्टोरियन एज के जो लोग हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो धार्मिक विश्वास एक तरह से डगमगा गया है, उस धार्मिक विश्वास को मजबूती से दोबारा खड़ा किया जाए, उसको रीस्टैब्लिश किया जाए। इस तरह की तमाम चीजें, इस तरह की तमाम बातें लेकर के यह मूवमेंट आता है। तो इसके अलावा आप एक चीज ये देखेंगे कि जो फेथ अगेंस्ट रेशनलिज्म था, तर्क की बातें की जाती थी कि अगर तर्क की कसौटी पर कोई चीज खरी उतरती तभी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। उन सब चीजों से लेकर के इस मूवमेंट को कहा गया। और यह जो मूवमेंट था इसमें प्रोज और पोइट्री के दोनों राइटर्स शामिल रहे हैं। जो बड़ा नाम है जॉन केबल है,
जॉन केबल, कई बार मैंने जिक्र किया था, JOHN, जॉन KABLE, जॉन केबल है। जॉन हेनरी न्यूमैन है, वो शामिल रहे इसमें। रिचर्ड हरेल फ्राउड है, रिचर्ड हरेल फ्राउड। जेम्स एंथनी फ्राउड है। एडवर्ड पुजे है। आइजॉक विलियम है। ये लोग इस मूवमेंट से जुड़े थे। मैं नाम भी आपको लिखवा दे रहा हूँ, जितनी बातें मैंने किया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन लिखने से पहले मैं दोबारा उस पॉइंट को शामिल करना चाहूंगा कि यह एक रिलीजियस मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट था। यह जो रिलीजियस मूवमेंट था यह विक्टोरियन एज में आता है। 1833 से लेकर 1845 के बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में यह मूवमेंट काफी फलता फूलता है। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। और इसको क्या और नाम दिया गया? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट नाम दिया। यह जो मूवमेंट था इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ चर्च। चर्च ने जो अपना इम्पोर्टेंस खो दिया है उसको दोबारा स्थापित करना। जो रिलीजन को जो सेकेंडरी बना दिया गया है साइंस के आने की वजह से, फिर से रिलीजन को या रिलीजियस बिलीफ को डिफेंड करना। किसके खिलाफ? अगेंस्ट रेशनलिज्म, जहाँ पे तर्क की बातें, साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से आदमी का जो धार्मिक विश्वास है वह डाउन हो चुका है, उसको फिर से रीस्टैब्लिश करना। इन सब चीजों को लेकर के बात हो रही थी। इसे ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। इस मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जॉन केबल, जॉन हेनरी न्यूमैन, जेम्स एंथनी फ्राउड, एडवर्ड पल्से, आइजॉक विलियम। तो जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट व्हाइट बोर्ड। या जो नेक्स्ट मूवमेंट है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मूवमेंट आपका द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जिसे हमें लेकर के बात करनी है, दैट इज द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, इसी का दूसरा नाम ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट है, यू विल कम टू नो कि दिस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कहाँ से शुरू हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। तो ये तो हमारे मूवमेंट का नाम हो गया द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ये अब इसमें सवाल उठता है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये कहाँ से शुरू हुआ था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से शुरू हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका टाइमिंग कब से कब तक रहा है? जो इसका टाइमिंग रहा है 1833 से 1845 तक। 1833 से 1845 तक। दूसरा चीज जो है, यह कैसा मूवमेंट था? यह रिलीजियस मूवमेंट था। RELIGIOUS। यह कैसा मूवमेंट था? यह रिलीजियस मूवमेंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ द चर्च। टू रिहैबी LI है, टू रिहैबिलिटेट, REHABILITAT, द डिग्निटी ऑफ द चर्च। द डिग्निटी of the church, CHURCH. So in this way you will come to know कि 1833 to 1845 यह रिलीजियस मूवमेंट रहा है। यह टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ द चर्च, और यह चर्च की डिग्निटी को रिहैबिलिटेट करने का एक वो था। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू। यू फाइंड दीज पॉइंट 1833 से 45 रिलीजियस मूवमेंट टू रिहैबिलिटेट द डिग्निटी ऑफ द चर्च। इसके अलावा इसका एक और ऑब्जेक्टिव था। वह कौन सा ऑब्जेक्टिव था? टू डिफेंड रिलीजन अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज।
to defend DEFEN, to defend religion, RELIGION, religion and religious belief against the onslaught, 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 अटैक, अगेंस्ट द onslaught, जो अटैक किया जा रहा था किसके द्वारा, ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, धर्म पर जो वैज्ञानिक खोज से जो उसका निगेटिव असर पड़ रहा था, DISCO, VERIES, यह एक उद्देश्य था कि टू डिफेंड रिलीजन एंड रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी थी उससे चीजों की हिफाजत करना, उससे चीजों को बचाना। यह एक पॉइंट था जो आप इस स्कूल में देखते हैं। इसका एक और ऑब्जेक्टिव था, वह था कि टू प्रिजर्व PRESERV, to preserve faith against rationalism, RATIONALISM। हम कैसे जो है विश्वास की रक्षा करें, धार्मिक विश्वास की, तर्कवाद के खिलाफ, रेशनलिज्म तर्कवाद, जो तर्कवाद थे उसके खिलाफ कैसे रक्षा की जाए, एक चीज। दूसरा चीज, इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे कौन कौन से थे, या इससे जुड़े हुए राइटर्स कौन कौन से थे, उनका नाम पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में यू विल कम टू नो कि इम्पोर्टेंट, इससे नॉवलिस्ट नहीं जुड़े थे, ड्रामेटिस्ट नहीं जुड़े थे, इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स, इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स एंड पोएट्स। इस मूवमेंट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर्स और पोएट्स थे, उनमें से एक नाम जॉन केबल, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की, KABLE, दिस इज एल, जॉन केबल। एंड द सेकेंड इज जॉन हेनरी न्यूमैन, आगे आप लिख लीजिएगा न्यूमैन, जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन केबल, KABLE, जॉन हेनरी न्यूमैन। नाउ द थर्ड ऑथर इज रिचर्ड हरेल फ्राउड, रिचर्ड हरेल, HURREL, रिचर्ड हरेल फ्राउड, FROUDE। Now the fourth is James Anthony Froude, James Anthony Froude, FROUDE, James Anthony Froude। Now the next is Edward Pusey, the fifth is Edward Pusey, PUSEY। Sixth is Isaac William, ISAAC WILLIAM। So in this way you find these writers कि ये लोग रहे हैं, जहां पे आप इन्हें देख सकते हैं, आइजैक विलियम। If you have noted it, so I would like to go with the Yes, sir. next point. Yeah, okay. So you find what? You find that कि ये जो स्कूल ऑफ स्कूल रहा है या मूवमेंट जो था विक्टोरियन एज में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। विक्टोरियन एज में एक और मूवमेंट आया हुआ है, उस मूवमेंट का नाम जो था उसका नाम है मार्क्सिज्म। ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन वहां पे मैं लिखना चाहूंगा कुछ पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मार्क्सिज्म था
ये भी 1848 में आता है और उसमें जो है दो नाम है, एक नाम है कार्ल मार्क्स और दूसरा नाम है फ्रेडरिक इंजेल। इन दोनों लोगों ने मिल करके एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया। उस आइडियोलॉजी का नाम मार्क्सिज्म था, जो ये बताते हैं किसके बारे में, क्लास स्ट्रगल के बारे में, वर्ग संघर्ष, कि हमारा समाज अमीरों में गरीबों में बटा हुआ है, अमीर के पास ज्यादा पैसा है, गरीब के पास कम पैसा है, गरीबों का शोषण किया जाता है, जिनके पास पैसा है उनके पास संस्थाएं हैं, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, जो आज तक हम लोग सुनते आए हैं समाजवाद के नाम पर। तो मैं आइडियोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कौन लाया, किसने लाया, क्या कहा था, और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट किताब दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स की है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये दो चीज हमें सुनना चाहिए जहाँ पे हमें बात करनी है। तो जिस नेक्स्ट मूवमेंट को लेकर के मैं बात करूंगा वो आपका क्या रहा है, मार्क्सिज्म, या आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लेकर के। तो जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड, एंड नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट इज व्हाट, द नेक्स्ट मूवमेंट इज मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म, COMMUNISM। एज अ मूवमेंट यू विल कम टू नो कि ये कब आता है। इट केम इन 1848, 1848 में, विद द publication of Communist Manifesto, with the publication of Communist, COMMUNISTO, Communist मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक वर्क है, किसका वर्क है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? अ पैम्फलेट, PAMPHLET, अ पैम्फलेट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंजेल, FREDERIC, फ्रेडरिक इंजेल। इन दोनों लोगों का वो जो है क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पैम्फलेट था जो 1848 में आता है। इसी के आने से मार्क्सिज्म की शुरुआत होती है। मार्क्सिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था जो आपको ध्यान में रखना चाहिए? क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, इस पे वो बात करते हैं। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। बेस का मतलब होता है इकोनॉमी, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब आपका कल्चर। उनका ये कहना था कि आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, कल्चर, उठना बैठना सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? आपकी इकोनॉमी पर। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप हायर क्लास की जितनी भी चीजें वो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कांट एंजॉय एट ऑल। तो उन्होंने क्लास स्ट्रगल की बात की, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात की। उन्होंने एक और पॉइंट पे बात की, इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, इन इक्वल डिवीजन, DIVISION, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी की बात की। उन्होंने इन इक्वल डिवीजन ऑफ इकोनॉमी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यहीं पे मैं जोड़ना चाहूंगा, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, RESOURCES, और नेचुरल रिसोर्सेज की उन्होंने बात की है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये कार्ल मार्क्स का था कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो पैसा है, वो लोगों में असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित होने के कारण जो जैसा चाह रहा है वैसे उसका फायदा उठा रहा है। ज्यादातर चीजों पे अमीर वर्ग का अधिकार है और अमीर वर्ग के आगे गरीब वर्ग की चल नहीं पा रही है। तो दीज पॉइंट्स वी फाइंड, दीज थिंग्स वी फाइंड।
तो इस तरह की चीजें जो है क्या हुआ कि बात की गई है या इस तरह की चीजें रही है। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट था जिसने बाद में बहुत सारे लिटरेचर को प्रभावित किया। उसमें से एक बड़ा नाम, अगर आपको याद होगा, जो सिलेबस में है, जॉन गाल्सवर्दी। वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऐसा लगता है जैसे कूट कूट के भरी हुई है वहां पर। और मॉडर्न एज के एक पोएट हैं जो लेफ्ट विंग पोएट की कैटेगरी में आते हैं, और आप देखेंगे कि वहां पर भी वो चीज आपको देखने को मिलेगा। सो इन दिस वे यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें रही है इसमें। तो जस्ट गोइंग विद अदर पॉइंट, तो आई थिंक कि जो मार्क्सिज्म है या मार्क्सिज्म के जो पॉइंट्स हैं वो आपको बखूबी समझ में आ गया है कि यह मूवमेंट कैसे आता है, किस एज का है, क्या क्या चीजें रही है। इसके अलावा मैं आपको विक्टोरियन एज से जुड़ी हुई कुछ कॉमन बातें बता दूं। डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन किसका स्टेटमेंट है? मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टेटमेंट है। किस पोयम में कहा गया है? मेमोरियल वर्सेस में कहा गया है। मेमोरियल वर्सेस एक पोयम है जिसमें 3 पोएट्स की तुलना की जाती है। वो 3 पोएट्स हैं गेटे, बायरन और विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को सुपीरियर माना गया है। वह पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ पर लिखी गई 1850 में। तीसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें एक नदी का जिक्र है, उस नदी का नाम रोथा है, ROTHA, रोथा। ये बातें पहले भी बताई गई है जब एलजी की बात चल रही थी तब वहां पर। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर आप देखेंगे कि उन्होंने कहा पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट टू नो द बेस्ट, टू नो एंड प्रोपागेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। एक सब बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो हमें पता होना चाहिए। एक क्रिएशन आया था चार्ल्स डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1800 आई थिंक 59 में, जिसने साइंटिफिक डिस्कवरीज के माध्यम से जो रिलीजियस बिलीफ था उसको हिला दिया था। विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। ये बात किसके लिए कही जाती है? फिनिशन के लिए, उन्होंने कंप्रोमाइज किया था। ये चीज वहां पे ध्यान में रखना है। विक्टोरियन एज में नावल के फील्ड में रीजनल नावल के अलावा नावल ऑफ रिफॉर्मेशन या रियलिस्टिक नावल और सिल्वर फॉक नावल। रीजनल नावल में बड़ा नाम थॉमस हार्डी है, सबको पता, इस पे कोई बार बार अब बात नहीं करना है, बहुत डिटेल बात करें। एक बार चूंकि सारे मूवमेंट जो थे विक्टोरियन एज से थे इसलिए मैं हल्का सा आपसे बात करता हूँ। इसके अलावा नावल ऑफ रियलिटी में जॉर्ज इलियट, चार्ल्स डिकेंस, आपने उनको पढ़ा है। आपको मैंने बताया था कि जो जॉर्ज इलियट है वो किसका नाम था? मेरी एन इवेंस का नाम है। चार्ल्स डिकेंस जो है बॉस के नाम से लिखा करते थे, ये भी स्केचेस बाय बॉस करके, वो भी मैंने आपको बताया था, पता ही है आपको। चार्ल्स डिकेंस के कई नावल हैं, ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है, स्केचेस बाय बॉस है, टेल्स ऑफ टू सिटीज है। और जहां तक बात है सिल्वर फॉक नावल, तो सिल्वर फॉक का मतलब ही ऐसा इंडिकेट करा कि पीपल बॉर्न विद सिल्वर स्पून, दैट इज सिल्वर फॉक नावल, जिसमें लिटल स्ट्रेच ही एक बड़ा नाम रहे हैं, वो भी रहे, उनका वो रहा था। ड्रामा में कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। पोइट्री में टेनिसन थे, मैथ्यू अर्नोल्ड पिसिमिस्टिक पोएट थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्टिमिस्टिक पोएट रहे हैं, और हार्डी आपके मेलियरिस्टिक पोएट रहे हैं। हार्डी एक ऐसे पोएट है जो विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया, खूबसूरत उन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग, माई लास्ट डचेस और क्या क्या करके लिखा। तो इतनी सारी बातें जो बात करनी थी कौन से मूवमेंट से, या बेसिक बातें आपका विक्टोरियन एज से बात करनी थी। विक्टोरियन एज के कुछ प्रोज राइटर्स हैं जो कॉमन वे में मुझे लगता है कि हर आदमी को जानना चाहिए, पता होना चाहिए, जैसे थॉमस कार्लाइल रहे हैं, उनके बारे में, उनका वर्क मॉडर्न पेंटर वगैरह था। तो एक बार जो है आप विक्टोरियन एज के प्रोज राइटर्स को देख लिए, खासकर जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है विक्टोरियन एज के प्रोज राइटर्स। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्कूल जो मैं लूंगा या जिस पर आप लोगों से मेरी बात भी हुई है, मुझे लगता है कि मुझे कवर करना है वो चीज जो है। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि एक स्कूल आया था ब्लूम्सबरी ग्रुप, इससे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। यह मॉडर्न एज का एक मूवमेंट है, ब्लूम्सबरी ग्रुप, BLOOMSBURY, ब्लूम्सबरी ग्रुप। यह जो ब्लूम्सबरी ग्रुप रहा है, यह जो है आपको ध्यान में रखना है कि 1905 ईस्वी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1905 में। और
यह जो स्कूल था ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है, ये डिस्ट्रिक्ट लंदन में, मतलब वहां पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लंदन में था। और इसमें बड़े राइटर शामिल रहे हैं, जिसमें इस्टेब्लिश करने वालों में वर्जीनिया वुल्फ रही है। ईएम फास्टर भी इसके मेंबर थे, एडवर्ड मॉर्गन फास्टर थे, रॉबर्ट फ्राई थे, मतलब पेंटर भी इसमें शामिल थे, वो लोग भी थे। और इस मूवमेंट का जो प्रभाव था 1910 से 1940 तक ज्यादा था। 1905 में तो मूवमेंट की नींव पड़ी थी, लेकिन 10 से लेकर 40 तक इसका प्रभाव ज्यादा था। तो जो नए मूवमेंट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह क्या है? ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है, जितने स्कूल से सब लिटरेरी टर्म्स के भी हिस्सा है। तो हमें ये ध्यान में रखना कि नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट? दैट इज ब्लूम्सबरी ग्रुप। BLOOMS, ब्लूम्सबरी, BURY, बरी ग्रुप, GROUP, दिस इज यू। You find it here, what you find it कि ब्लूम्सबरी ग्रुप, इस स्कूल को कब स्टेब्लिश किया गया था? मॉडर्न एज में 1905 में। यह एक एग्जैक्ट डेट है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने की मुझे जरूरत नहीं, मैं पूरा सेंटेंस लिखूं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। ऑलरेडी आप समझ रहे हैं 1905 का क्या मतलब, कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1905। ये जो क्या था? अ ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट एंड पेंटर्स। इसमें जो लोग शामिल थे, ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट थे, पेंटर थे। अ ग्रुप ऑफ novelists and painters, novelists and painters। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप रहा है, यू विल कम टू नो कि इसमें जो लोग शामिल रहे हैं, एक बड़ा नाम। और इसका इम्पैक्ट कब से कब तक था? इसका इम्पैक्ट सेंट्रल लंदन या में आप देखेंगे कि 1910 से लेकर के 1940 तक इसका जो असर था, 1910 से लेकर 1940 तक। जो इनके राइटर में से थे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर, वर्जीनिया वुल्फ, दूसरे थे लियोनार्ड वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ, WOOLF। तीसरे थे ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है इनका एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल, जिसमें इन्होंने राउंड और फ्लैट कैरेक्टर की बात की है। इनका एक और नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया, एक और नॉवेल है माउरिस, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी थीम है। तो यू फाइंड व्हाट, 1910 से 1940 इसके जो राइटर्स हैं, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ और ईएम फॉस्टर। नेक्स्ट जो राइटर है उसमें है रॉबर्ट फ्राई, रॉबर्ट फ्राई के अलावा डगलस ग्रोन, DOUGLAS, डगलस ग्रोन। नेक्स्ट जो राइटर है उनका नाम है JM केनीस। राइटर पेंटर इसी में सब शामिल है, KEYNES। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। तो अगर आपको ये पता होगा ये लोग बिलोंग करते हैं, तो कौन नहीं बिलोंग करते वो पता चल जाएगा। ज्यादातर जो ऑप्शन दिया जाता है, DS लॉरेंस का दिया जाता है, TS एलियट का दिया जाता है, WB येट्स का दिया जाता है। ये क्योंकि मॉडर्न एज के फेमस राइटर्स रहे हैं, तो ना तो जो है DS लॉरेंस इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ना ही TS एलियट इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ना ही WB येट्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, वह कौन सा चीज रहा है कि जिस चीज को लेकर के हम बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट की ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ये लोग रहे हैं, 1905 में आया है, इसका असर 10 से 40 तक देखा जा सकता है। और आप ये देखेंगे कि ये लोग इसमें शामिल रहे। या सो यू विल कम टू नो कि इतना चीजें।
मे आई नो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? क्या समय हुआ? सर 10:15। ओके ओके। आई थिंक कि हम लोगों को इसको यहीं पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो है मूवमेंट और सारे हैं। तो मैं सर जो है जी सर ऐसे कितने मूवमेंट सर हम